Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcome once again in my channel SR Literature and Grammar class. Today we will discuss about a lesson. The name of this lesson is The Interview. It's 12th class English book Flamingo. It's a 7th chapter and the language of this chapter is so hard. So you have to pay complete attention and concentration if you want to understand this lesson very well. तो थोड़ा सा but this lesson is so important for your syllabus. बहुत important है. तो इसमें जैसे आपका as you are looking here the interview. तो इंटरव्यू का मतलब कहीं ना कहीं आप ये मत समझो जैसे कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि जैसे किसी जॉब के लिए इंटरव्यू या कहीं आपका किस तरह से ऐसे कहीं आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है और व्हेन यू आर गोइंग टू ज्वाइन या फॉर अ जॉब एंड यू आर गोइंग टू फेस दैट इंटरव्यू, उस तरह का इंटरव्यू नहीं है ये इंटरव्यू जो है वो जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं और किसी सेलिब्रिटी का, कुछ बड़े लोग जो होते हैं जो उनका इंटरव्यू ले जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं. आपने मेनी टाइम्स ऑलरेडी यू हैव सीन मेनी इंटरव्यूज ऑन योर रेडियो टीवी. जैसे कोई बहुत बड़े जो आपके सेलिब्रिटीज हीरो हैं या फिर कोई मिनिस्टर्स हैं या कोई साइंटिस्ट हैं, तो उनके जो इंटरव्यू देखे होंगे तो ये कहीं ना कहीं उसकी ओर इंडिकेट करता है. और लेसन के अंदर जो बताया गया है ये बताने की कोशिश की कि इंटरव्यू को फेस करते समय जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं तो कैसा मतलब हाउ दे फील यानी कि बाय फेसिंग दीज इंटरव्यूज एंड हाउ द डिफरेंट ओपिनियंस ऑफ दीज सेलिब्रिटीज अबाउट टेकिंग इंटरव्यू. तो इंटरव्यू को लेकर उनके अलग अलग विचारधाराएं किस तरह की हैं, तो ये सब चीजें जो हैं इस लेसन में बताने की कोशिश की गई है. जो लेसन के जो राइटर हैं वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं और 1959 को उनका जो जन्म हुआ. वो जो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, वो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे और कहाँ पर रहे थे वो, यानी कि पीटर हाउस कैम्ब्रिज, ये यूनिवर्सिटी है वहाँ पर रहे. ही वाज अ रिपोर्टर ऑफ प्राइवेट आई. वो एक प्राइवेट आई में, प्राइवेट आई का मतलब यहाँ पे जासूस या स्पाई बोलते हैं उसको, तो डिटेक्टिव की तरह जो है उन्होंने काम किया. तो उसमें एक रिपोर्टर थे वो 10 इयर्स, लगभग 10 इयर्स तक रहे. और फिर आगे ये जो उसने बताया कि जो बहुत सारी ऐसी एक जो बुक लिखी थी उसने, जिस बुक का नाम है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज. तो ये जो आपका लेसन है ये उसी बुक का लिया हुआ एक एक्सट्रैक्ट है, उसी का एक भाग है, एक पार्ट है, उसी बुक से लिया हुआ है. यहाँ पे लिख रखा है साथ के साथ ये जो एंथोलॉजी फ्रॉम, यानी कि एंथोलॉजी का मतलब होता है, यहाँ पे मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है अ लिटरेरी कलेक्शन. ये बुक है ये एक लिटरेरी कलेक्शन है उनका, और बस यही एक बुक है उनकी जो तब से लेके यानी कि 1959 से लेकर उसके बाद कोई प्रेजेंट डे तक कोई ऐसी बुक नहीं आई. एंड इट्स अ गुड. तो कहीं ना कहीं जो है ये लेसन आप पढ़ें, समझें, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आई विल एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन टू लाइन. यस, देखिए शुरू करते हैं. यहाँ देखेंगे सिंस इट्स इन्वेंशन. इट्स का मतलब यहाँ पे इंटरव्यू से है कि जब से इसकी इन्वेंशन हुई, खोज हुई, लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, लगभग जो है 130 ईयर्स एगो से भी ज्यादा कुछ हो गया है, तब से ये इंटरव्यू की खोज हुई थी. द इंटरव्यू हैज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म. तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो इंटरव्यू है एक उसने अपनी एक कॉमन प्लेस का मतलब एक साधारण स्थान हो गया है, उसका एक कॉमन हो गया है कि मतलब इट्स अ कॉमन टू टेक अ इंटरव्यू थ्रू अ जर्नलिज्म. तो किसी जर्नलिस्ट के द्वारा जो एक इंटरव्यू ले जाना एक कॉमन प्लेस हो गया है. टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट. आज के समय में जो भी कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है विल हैव रेड, निश्चित रूप से उसने पढ़ा होगा एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट्स, किसी पॉइंट को लेकर इन देयर लाइव्स, अपने जीवन में, यानी
क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई इंटरव्यू पढ़ा होगा, देखा होगा अपने जीवन में। While from the other point of view, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दूसरे नजरिए से, दूसरे सोच से देखते हैं, तो several thousand celebrities, बहुत सारे यानी कि हजारों जो सेलिब्रिटीज हैं, जो प्रसिद्ध फेमस यानी कि जिनकी बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है, उन लोगों की जो फेमस हैं लोग, हैव बीन इंटरव्यू, उन सब ने भी इंटरव्यू दिया है ओवर द ईयर्स, यानी कि बहुत सालों से, यानी कि जो इस तरह से उन्होंने ये अपना इंटरव्यू दिया है। सम ऑफ देम रिपीटेडली का मतलब रिपीट, बार बार, कुछ तो ऐसे ही भी है जो कई बार दिया है। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग, तो इसमें शायद कोई सरप्राइज भी नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है, दैट द ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, अब इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो इसमें कोई एक तरह से सरप्राइज ही नहीं है कि जो इंटरव्यू जिन्होंने दिए उनके जो ओपिनियंस हैं, उनकी जो विचारधाराएं हैं वो क्या है, क्या यानी कि जो इंटरव्यू को लेकर के, ऑफ इट्स फंक्शन, तो इसके कार्यों को लेकर, मेथड एंड मेरिट्स, इसके तरीके, और जो इसकी मेरिट्स हैं, गुण अवगुण, वेरी कंसिडरेबली, वो सब बिल्कुल अलग अलग है। अब इतने सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया तो इसका मतलब तो ओपिनियंस श्योर, तो मे बी डिफरेंट, तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई कुछ अच्छा मान रहे, कुछ खराब मानते हैं। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोला, फॉर इट्स बीइंग, इसके होने को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, एंड इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि ये सच्चाई को पता लगाने का एक सबसे अच्छी फॉर्म है, एक हाईएस्ट फॉर्म है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, और फिर आगे उन्होंने बोला अगर हम इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, यानी कि एडॉप्ट इन आवर डेली लाइफ, यानी कि अपने रूटीन में, लाइफ में इसको एडॉप्ट करते हैं, व्यवहार में लेते हैं, तो ये जस्ट लाइक एन आर्ट, ये कला की तरह भी है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज, और खास तौर से जो सेलिब्रिटीज हैं, who sees themselves as its victims, जो भी इसके शिकार हुए हैं, यानी कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो might despise the interview, अब पहले तो उसमें इसकी मेरिट बता दी कि भाई एक हाईएस्ट फॉर्म है किसी को भी सच्चाई का पता लगाने के लिए, और कुछ ज्यादा ही इसको बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे सेलिब्रिटी जिन्होंने उसका इंटरव्यू दिया और वो मानते हैं कि एक प्रकार से माइट डिस्पाइज द इंटरव्यूज, वो निश्चित रूप से इंटरव्यू को डिस्पाइज करते हैं, उससे हेट करते हैं, नफरत करते हैं। एज एन, और वो ऐसा मानते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस प्रकार से आपकी लाइफ में कोई बिना किसी सूचना के, बिना किसी अधिकार के घुस जाए, जैसे इंटरव्यू लेने वाला कोई आ गया तो ऐसे लगे अनवांटेड इंट्रूजन है, जैसे उनकी लाइफ में कोई इंटरफियर कर रहा है इनटू देयर लाइव्स, उनके जीवन में, और फील, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है दैट इट समहाउ, और कि ये क्या है, तो डिमिनिशिस का मतलब छोटा कर देना, कि कहीं ना कहीं उनकी जो रेपुटेशन होती है, ये इंटरव्यू से उनकी जो रेपुटेशन कम हो जाती है, घट जाती है, माने उनको उनकी वो छोटा या स्मॉल हो जाते हैं, उनकी रेपुटेशन छोटी पड़ जाती है। जस्ट एज इन सम प्रीमिटिव कल्चर्स, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुछ ओल्ड कल्चर में, यानी कि पुराने कल्चर में, पुरानी जो सिविलाइजेशन संस्कृति में कहीं ना कुछ ऐसी विचारधारा थी, इट इज बिलीव्ड, यह माना जाता था दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफ, कि यदि कोई किसी का फोटोग्राफ लेता है, ये पुराने समय की बात है, तो पोर्ट्रेट ऑफ समबडी, किसी का भी फोटो अगर कोई लेता है, तो देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो उस आदमी की आत्मा को चुरा लेता है। ये एक तरह से ओल्ड कंसेप्ट है, ऐसी पुरानी एक विचारधारा थी कि कोई किसी का फोटो ले रहा है तो इसका मतलब उसने उसकी आत्मा को चोरी कर लिया। और फिर आगे लिखते हैं वीएस नाइपोल, ये एक नीचे इसमें लिखा है, एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं और उनको 2001 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। फील्स, उन्हें ऐसा लगता था दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कि जैसे इंटरव्यू के द्वारा उन्हें कोई जख्मी कर दे रहा है, यानी कि वुंड कर देता है, उन्हें हर्ट कर देता है। एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और ऐसा लगता था जैसे कि उनके जीवन का कोई भाग जो है वो लॉस हो गया, समाप्त हो गया। इस तरह से लेविस कैरोल
लेविस कैरोल जो है द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। ये एलिस इन वंडरलैंड एक बुक है और आपने शायद किसी ने मे बी दैट यू हैव रेड दिस बुक। तो ये कहानी की बुक है जो लेविस कैरोल ने लिखी थी। तो उसके जो ये राइटर हैं वो सेड टू हैव हैड जस्ट हॉरर। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही है जैसे कि एक हॉरर का मतलब भय, डर, टेरर, आतंक ऑफ द इंटरव्यूअर। तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनसे वो बहुत डरता था। सॉरी। एंड ही नेवर कंसेंटेड का मतलब एग्रीड, सहमत होना, और वो कभी भी सहमत नहीं हुए टू बी इंटरव्यूड, यानी कि इंटरव्यू देने के लिए। तो इट सॉरी इट वॉज हिज हॉरर, और आप कह सकते हैं कि ये उनका एक बहुत बड़ा हॉरर ही था। और बीइंग लायोनाइज्ड का मतलब होता है जैसे कि एक बहुत ही एक तरह से फेमस हो जाना, एक तरह से पॉपुलर हो जाना। तो यहाँ एक अपने पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा हॉरर था, उनके मन में एक डर था। आप समझ सकते हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो उनका लिए बहुत जीवन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कहीं जा भी नहीं सकते, किससे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ वही है कि उसके फेमस होने का एक ये डर था, भय था। विच मेड हिम दस रिपेल, जिसके कारण उसने अपने आप को, रिपेल का मतलब अलग रखना, यानी कि वुड बी एक्वेंटेंसेस, तो अपने जान पहचान वालों से अलग रहता था। इंटरव्यूअर्स, जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनसे अलग रहता था। एंड परसिस्टेंट पेटिशनर्स, और जो बहुत ज्यादा उसको पेटिशनर रिक्वेस्ट करने वाले लोग होते थे, जोर देते थे फॉर हिज ऑटोग्राफ के लिए, तो वो उनसे भी फंसते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, वो इनसे किसी तरह से मतलब बस जाते थे, इनको चकमा देते, चाहे वो उनके परसिस्टेंट पेटिशनर हो, चाहे इंटरव्यूअर्स हो, चाहे आपका एक्वेंटेंसिस हो, फोटोग्राफ वगैरह, ऑटोग्राफ वगैरह लेने वाले हो, तो इनको सबको वो उनसे बचते थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद रिलेट द स्टोरीज, वो अलग से कोई कहानी सुनाते थे ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की। सफलता का मतलब है कि कैसे उन्होंने उन लोगों को डोज किया, कैसे उनको डिसीव किया, चकमा दिया, कैसे वो इंटरव्यू से बचा। तो इस तरह की कहानी वो सुनाते थे इन साइलेंस, बिल्कुल जब एकांत में कहीं। ऑल सच पीपल, इस तरह के लोगों की जिनको उसने चकमा दिया है, जिनसे उनसे वो अपने आप को बचाया है। विद मच सेटिस्फेक्शन, बहुत ही आत्मसंतुष्टि के साथ, एंड अम्यूजमेंट, और मजे लेकर के। समझिए ना कि वही जिनसे वो लोगों से बचते थे, चाहे इंटरव्यूअर्स हो, एक्वेंटेंसिस हो, या पेटिशनर्स ऑफ फोटोग्राफ हो, उनसे जो बचते थे उन्हीं की कहानी को फिर दूसरों के सामने ऐसे सुनाते थे कि मैंने देखो उनको कैसे डिसीव किया, कैसे उनको मैंने डोज किया, कैसे उनसे मैं बचा। इसी तरह से आगे एक और राइटर हैं रुडयार्ड किपलिंग, ये बहुत अच्छे पोएट हुए हैं। तो एक्सप्रेस्ड एंड इवन मोर कंडेमेनेटरी का मतलब बहुत ही नफरत, गुस्से से, तो बहुत ही नफरत के साथ, और वो भी एक्सप्रेस करते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर, कि इंटरव्यूअर या इंटरव्यू लेने वाले के प्रति जो उनका एक नफरत, गुस्सा, कंडेमन करना, निंदा करना, तो उसका उसने अपनी एटीट्यूड को एक्सप्रेस किया है, उसको बताया। हिज वाइफ कैरोलिन, और उनकी जो पत्नी थी कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में लिखा है फॉर कि जो 14 अक्टूबर 1892 को दैट देयर डे वाज रैक्ट, कि उनका जो एक दिन था वो रैक्ट कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, खराब कर दिया गया बाय दो रिपोर्टर्स के द्वारा फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से आए थे। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड, कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स करती है अपने पति की तरफ से, एज सेइंग टू दी रिपोर्टर्स, कि जो रिपोर्टर्स को उसने, उसके हस्बैंड ने कहा था कि व्हाई डू आई रिफ्यूज टू इंटरव्यू, तो जैसे पति ने बोला था उनको, उसने डायरी में लिखा कि वो इंटरव्यू के लिए क्यों मना करता था। तो उसने क्यों मना किया, क्यों मना करता था वो इंटरव्यू के लिए, बिकॉज इट इमोरल, और वो ऐसा मानते थे कि क्योंकि बिल्कुल इमोरल है, ये अनैतिक है। इट इज अ क्राइम, ये एक बिल्कुल क्राइम की तरह है, जस्ट एज मच एज अ क्राइम एज एन ऑफेंस, ये ठीक उसी प्रकार, उसी तरह का क्राइम है जैसे कि कोई ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं अगेंस्ट यानी कि माई पर्सन, यानी कि जैसे मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के विरुद्ध जाए, जिसे किसी ने कोई ऑफेंस किया हो, तो ये बिल्कुल ठीक उसी तरह से आता है, अगेंस्ट माई पर्सन। एंड एज एन एजोल्ट,
और ठीक उसी तरह से जैसे उसने मेरे ऊपर कोई अटैक किया हो, हमला किया हो, एंड जस्ट एज मच मेरिट पनिशमेंट, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल मेरिट है, ये उपयुक्त है, उसको सजा मिलनी चाहिए इंटरव्यू वालों को। ये तो कुछ आगे ही चला गया। इट इज कॉवर्डली एंड वाइल, फिर वो कहता है कि ये बिल्कुल एकदम बुजदिली है और वाइल है। वाइल का मतलब उसने डर्टी, गंदा, ये खराब है बिल्कुल इंटरव्यू। नो रेस्पेक्टेबल मैन, कोई भी सम्मानित व्यक्ति वुड आस्क इट, कोई इसे नहीं मानेगा, कोई नहीं कहेगा जो रेस्पेक्टेबल मैन है। मच लेस गिव इट, और उसको बिल्कुल भी नहीं देगा, या देगा तो बहुत ही कम देगा। येट, लेकिन ऐसा होते हुए भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड, वो फिर जो है परपेट्रेट का मतलब होता है यानी कि एक प्रकार से उसने ये गलती की, यानी कि ऐसा मानते हुए उसने गलती की। सच एज एन एजोल्ट, क्योंकि उसने खुद इंटरव्यू लिया, यानी कि खुद उसने ऐसा हमला किया किसके ऊपर, मार्क ट्वेन के ऊपर। मार्क ट्वेन कहने का मतलब खुद वो कह रहे हैं कि ये तो एक हमला है, ये किसी की आजादी को छीनना, और एक प्रकार से एक क्राइम की कैटेगरी में आता है, लेकिन उन्होंने खुद जो है इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का। ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, केवल कुछ ही साल पहले, एच.जी. वेल्स इन इंटरव्यू, जहां एच.जी. वेल्स एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, आपने इनकी जो बुक पढ़ी होगी इनविजिबल मैन वाली, तो या फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये एच.जी. वेल्स ही थे। तो उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, एन इंटरव्यू इन 1894 में, रेफर टू और कहीं ना कहीं उन्होंने भी कहा है इंटरव्यू के लेकर के टू इंटरव्यूइंग ऑर्डिल्स, कि इंटरव्यू के दौरान जो ऑर्डिल होती हैं, कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज, परेशानियां होती है, उसको उन्होंने लिखा है। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन फिर भी कई बार जो है वो उन्होंने खुद ही जो है इंटरव्यू, एंड 40 इयर्स लेटर, उसने कई बार खुद इंटरव्यू दिया, और लगभग 40 साल के बाद लेटर फाउंड हिमसेल्फ, उसने खुद भी अपने आप को पाया इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलिन, जोसेफ स्टेलिन का खुद का, यानी कि खुद भी जो है उनका इंटरव्यू लेते हुए खुद को पाया उसने, एच.जी. वेल्स ने। आगे लिखा कि सोल बिलो, ये भी कोई राइटर हैं, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, जो यानी कि उन्होंने खुद सहमति दी किसी इंटरव्यू के लिए, ऑन सेवरल ओकेजन्स, बहुत सारे मौकों पर। फिर आगे लिखा नेवरदलेस, तो भी, फिर भी, वंस, वो फिर भी ऐसा कई बार उन्होंने कंसेंट किया, एग्री हुए, तो भी वो कहते हैं कि वंस सेवरल ओकेजन्स तो हो गया। वंस डिस्क्राइब, फिर वो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं कि इंटरव्यूज एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स, कि जो इंटरव्यू है वो ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से थंब का कोई प्रिंट, निशान पड़ जाए ऑन हिज विंड पाइप, उसके गले की सांस की नली के ऊपर, यानी कि मतलब जैसे कोई गला दबा रहा हो, तो उसने उसको ऐसा माना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। येट डिस्पाइज द ड्रॉबैक्स, फिर भी हम कहेंगे कि इनके साथ इतने सारे ड्रॉबैक्स होते हुए भी, यानी कि इतने सारे इसके नुकसान हानि होते हुए भी, ऑफ द इंटरव्यू इट्स अ सुपरमली, ये फिर भी क्या है, बिल्कुल एकदम श्रेष्ठ है, सर्विसेबल मीडियम, यानी कि जो एक प्रकार से सर्विसेबल का यूजफुल, एक बहुत ही अच्छा साधन है, मीडियम है ऑफ कम्युनिकेशंस का, यानी कि किसी के साथ कम्युनिकेशन करने का मतलब इंटरव्यू इज द बेस्ट मीडियम। दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, यानी कि आज के समय में दूसरे समय की कंपैरिटिव में, कंपैरिजन में, आर मोस्ट विविड इंप्रेशंस, सबसे अधिक जो हमारा इंप्रेशन आता है, ऑफ आर यानी कि काउंटर, हाँ यानी कि कंटेम्परेरी, सॉरी, तो हमारा जो सबसे अधिक जो इंप्रेशन आता है, बिल्कुल एकदम क्लियर जो इंप्रेशन आता है ऑफ आर कंटेम्परेरीज, जो आज के समय का है, आर थ्रू, वो आता है, कहां से आता है, आर थ्रू इंटरव्यूज, वो इंटरव्यू के थ्रू ही आता है। डेनिस ब्रेन हैज रिटन, डेनिस ब्रेन ने लिखा है कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, यानी कि इस समय की या उस क्षण की लगभग जितनी भी सारी की सारी बातें या चीजें जो हैं, रीचेज अस, वो हम तक आ जाती हैं थ्रू वन मैन, एक आदमी के द्वारा, आस्किंग क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन पूछता है या जो इंटरव्यू लेता है, तो वो बहुत सारी जानकारियां हासिल कर लेता है ऑफ अनदर, किसी दूसरे से। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि इसी के कारण, यानी कि ड्यू टू इंटरव्यू, इंटरव्यू के कारण ही द इंटरव्यूअर होल्ड्स,
जो किसी का इंटरव्यू लेता है वो व्यक्ति जो होल्ड्स का मतलब ग्रहण करता है, स्थान को पाता है, अ पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त करता है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, यानी कि उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो अनचैलेंजेबल पावर को वो ग्रहण करता है, यानी कि एक तरह से जो किसी का कोई इंटरव्यू लेता है, देखा नहीं आपने कि जो इंटरव्यू लेने वाले प्राइम मिनिस्टर तक का या बहुत बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, सबको वो इंटरव्यू ले लेते हैं और उनके सामने वो बैठते हैं तो उनकी जो पोजीशन होती है वो अनप्रेसिडेंटेड बोला उसने, कि ऐसी पावर होती है जिसकी वो नोबडी कैन चैलेंज हिज पावर, तो उसकी पावर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब दीज पर्सन्स आर सो नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा इनके पास नॉलेज अच्छी होती है, जानकारी होती है, हर फील्ड की होती है, तो ही तो वो इंटरव्यू लेता है। एंड इन्फ्लुएंस, और उसके प्रभाव को, उसकी पावर को और उसके प्रभाव को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आई होप यू गोट द मीनिंग ऑफ दिस लेसन एंड व्हेन यू विल listen it again and again, then you will get the complete meaning of this lesson. Okay, bye student. If you like it, then you may like, subscribe and share my video. Thank you.